नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और थर्सडे का सेशन अभी फिलहाल ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। मार्केट निफ्टी फ्लैट नजर आएगा आपको। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में शानदार मजबूती। आईटी ने भी अभी तक पकड़ संभाल के रखी हुई है, लेकिन यहाँ से अब दिशा दशा क्या तय होती है, मार्केट की रणनीति क्या हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, साथ ही मार्केट के बड़े प्रोमिनेंट फेसेस पर भी होगी चर्चा मार्केट को लेकर। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। बाजार में लगातार दूसरे दिन रिकवरी का मूड। निफ्टी 70 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 25,550 के करीब। इन्फोसिस, एल&टी, टीसीएस और एचसीएल टेक ने दिया सपोर्ट। बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स और पड़ा नरम। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और 4 जीपीटी पड़े सटीक। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से पूनावाला फिनकॉर्प और शेफरद इंडिया में अच्छी खरीदारी। वहीं कमजोर रिजल्ट से 5% फिसला सनोफ इंडिया। लेकिन स्पॉटलाइट मारुति मजबूत धरते चार्ट से दिवीज ऊपर और वहीं कमजोर चार्ट में लुढ़का मणप्पुरम फाइनेंस। अच्छे ग्लोबल संकेतों से आईटी में लगातार दूसरे दिन रिकवरी का मूड। आज भी इंडेक्स करीब 2% मजबूत। वहीं एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर मिड कैप आईटी शेयर परसिस्टेंट वायदा का टॉप गेनर बना। आईटी के बाद फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा जोश। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत और फार्मा वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही रियल्टी, सरकारी बैंक और डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी रौनक कायम। लेकिन चुनिंदा एफएमसीजी और कैपिटल मार्केट शेयरों में दबाव कायम। इटर्नल में हुए बड़े ब्लॉक डील। करीब 1% इक्विटीज ने बदले हाथ। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू 2400 करोड़ रुपए। हालांकि शेयर फ्लैट। उधर 5% से ज्यादा की इक्विटीज में ब्लॉक के बाद 5% टूटा होम फर्स्ट फाइनेंस। 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया के एआई बना रही हैं। 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह, राइट। सो एआई इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन। भारतीय आईटी कंपनियां इस समय लड़ रही हैं अस्तित्व की लड़ाई। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने कहा, एक अकेले एंथ्रोपिक का मार्केट कैप भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों से हो चुका है ज्यादा। आज दोपहर 12:57 पर देखिए ये खास दिलचस्प इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और अभी तक की जो तस्वीर है ठीक ही ठाक नजर आ रही है वीरेंद्र जी। निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन अच्छी चीज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग है, इसलिए ब्रेथ इंटैक्ट है और फार्मा ने सपोर्ट किया। आईटी भी आज कमान संभाले हुए है। रणनीति और अभी कैसी लग रही है आपको तस्वीर अभी तक की मार्केट की? देखिए श्रेया, एक बात बताऊं मैं आपको। इन प्रिंसिपल जब फार्मा चलता है ना, इसके बाद इसका मतलब ये है कि बाजार के पास और कोई लॉजिक नहीं है। इन प्रिंसिपल कुछ नहीं है तो दवा चलाओ, है ना। इन प्रिंसिपल ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। दूसरी बात, निफ्टी कल के प्राइस पर भी और अभी के प्राइस हाई, कल का हाई था लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे और आज का हाई है फर्स्ट ड्यू एवरेज 100 डे। अभी हम एवरेजेस के क्लस्टर में जाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं और जो चीज़ विफल हो रही है ऊपर जाने में तो वो सफल हो सकती है नीचे जाने में। मेरा तो मानना ही है श्रेया। सो फियर ऑफ कोलैप्स अभी परसिस्ट करता है। बट 2 पॉइंट है, एक बात याद रखिएगा। इंट्राडे कन्वर्जन, इंट्राडे में निफ्टी पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है 25,500 पे। तो आप ये सोचिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर 25,500 पे हम इस सेशन का अगला 1-1.5 घंटा और निकाल दें, देन अ रिवर्सल इज पॉसिबल। और कल का हाई 25,600 दोनों है। बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर 25,500 वायलेट होता है श्रेया, तो इसका मतलब ये है, और हम उसके नीचे ट्रेड करें, हम जाएंगे कल के लिए उसको रिविजिट करने के लिए। बट किसी भी लिहाज से श्रेया अभी हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में नहीं है, ये मान के चलिए। स्ट्रॉन्ग अब आप तब होंगे जब आप 650 के जोन को पार कर जाएंगे। सो यू आर ट्रेडिंग इन ए स्केप्टिकल, डाउटफुल, संशय, दुविधापूर्ण जोन में ट्रेड कर रहे हैं हम। और एक और बात कहूँगा मैं आपको, ठीक है PSU बैंक चल रहे हैं, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहा है, बट निफ्टी बैंक इटसेल्फ टायर्ड है। तो कोशिश कीजिएगा कोई बड़ा डिप मिले टुवर्ड्स 2010, उसको ग्रैब कीजिए। ये देखिए कैनरा बैंक, यूनियन बैंक। श्रेया यकीन मानिए, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी थोड़ा टायर्ड है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ
एक सिर्फ बात कह रहा हूँ कि वी आर स्टिल इन ए डाउटफुल एंड स्केप्टिकल एनवायरनमेंट। दो ही सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, आईटी जिसको लेकर आप और मैं सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ है, और दूसरा फार्मा का चलना। इट सिंपली मीन्स मार्केट इज शॉर्ट ऑफ आइडियाज। शेयर बिल्कुल, निफ्टी के लिए 25,650 के ऊपर निकलना और टिके रहना काफ़ी ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी में तो बढ़त गवाई है अभी तक, जैसे कि पीएसयू बैंक्स की तस्वीर पेश कर रहे थे हम। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ने इंट्राडे हाई से अपनी बढ़त गवाई। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड में होगा क्या आपको समझाते हैं। मानस जायसवाल जी और अमित सेठ जी हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद देखकर और निर्मल बांग के विकास सालुंखे हमारे साथ होंगे। और मार्केट ट्रेंड पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से बात होगी। साथ ही कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन जी और विकास सालुंखे जी, दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और सुप्रभात आप दोनों को ही। सचिन जी बताइए, अभी के दो ट्रेड्स क्या होंगे आपके? Good morning, Shreya. Good morning, Guruji. Good morning to all the panelists. Clearly, theme of the day फार्मा ही नजर आ रही है। जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इस पूरे यूनिवर्स में एक अच्छी हलचल है। काफी सारे बीटन डाउन स्टॉक्स थे, वहां पर भी रिवर्सल्स के साइन है। तो उसमें से मैंने चूज किया है मैनकाइंड फार्मा को। जिस तरीके से इसने अपने 23 हफ्ते के डिक्लाइनिंग सीक्वेंस को काटा है कल के सत्र में, एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन आज भी नजर आ रही है। इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओपनिंग सस्टेन की है। एंड प्लस जिस तरीके से ओआई डेटा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड हुए नजर आए। मुझे लग रहा है एक अच्छी रिवर्सल यहाँ पर सेट हो चुकी है, जिसका एक्सटेंशन लगभग अराउंड 2400 तक भी एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2205 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2320 का, पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 2400 का। खरीदारी करनी है आपको मैनकाइंड के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक है, जो हमने कल के सत्र में भी डिस्कस किया था ओपनिंग शो पे, ऑटो में काफी अच्छी रफ्तार थी। एंड वहां पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का एक ट्रेड सेटअप हमने डिस्कस किया था। भले इंट्राडे टारगेट वहां पर अचीव हुए हैं, बट मुझे लग रहा है जो फॉलो थ्रू एक्शन आज के सत्र में मिल रही है, जो सेकंड टारगेट है 405 का, आई थिंक उसके लिए वेल पोजीशन हो चुका है काउंटर। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 379 पे फिलहाल लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के फ्यूचर्स में फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ अराउंड 405। ये सचिन जी के दो ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स आइडिया इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों पे बाय साइड में रहेंगे। पहले तो अडानी एंटरप्राइजेस मुझे अच्छा लग रहा है, करंट रेट पे 2220 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 2180 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट बेस कल के दिन में देखने मिला, कल का लो भी वही है। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के 2180 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है। 2300 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। कल के पूरे सेशन में अगर देखोगे तो एक अच्छा अपनू यहाँ पे देखने मिला है। इंट्राडे में थोड़ा रिट्रेस हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपनू देखने मिलेगा। 2300 के टारगेट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा रहेगा एसआरएफ। एसआरएफ में एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिवर्सल दिखने मिल रहा है, कल के सेशन में भी देखा और आज भी वो कंफर्टेबली उसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 2720 के टारगेट के लिए एसआरएफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2570 का इंपॉर्टेंट बेस ऑलरेडी बन चुका है, तो 2570 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 2720 के टारगेट। ओके, एसआरएफ और अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से। मानस जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? देखिए, पहला तो पीआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीआई इंडस्ट्रीज ने करीब 3-4 दिन पहले रिवर्सल के साइन दिए थे। 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि पीआई इंडस्ट्रीज तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। तो यहाँ पर करेंट लोज पे खरीदारी करेंगे। 3089 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, 3090 के जस्ट नीचे, और 3200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं पीआई इंडस्ट्रीज में। जो दूसरा स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का है, जहां पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स पहले से बन रहे हैं। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे 492 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 515 तक के टारगेट से यहाँ पर भी पॉसिबल है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी। चलिए अब अमित जी, आपके दो ट्रेड्स करेंगे इस वक्त के? वीरेंद्र जी, पहला फार्मा से रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से ये बेस से बाहर आ रहा है और मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2110 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2170 के ग्लेनमार्क फार्मा में।
दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, एसबीआई लाइफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 2-3 दिनों का यहाँ पुल बैक हुआ था। एसबीआई लाइफ वापस 10 के नियर अबाउट से वापस एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का और टारगेट्स रहेंगे 2140 के। ओके चलिए, तो यहाँ पे 4 मेहमान 8 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब आप एक बड़ा व्यू, बड़ा पर्सपेक्टिव, मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, एआई के फियर के बीच में, इस कोलैप्स के बीच में निफ्टी आईटी पर क्या व्यू है, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवीना मेहरा जी मौजूद हैं, चेयरपर्सन एनएमडी फर्स्ट ग्लोबल की। देवीना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। और अच्छा एक बात कहूँ मैम, पहले जो आपका फ्रेम हुआ करता था वो बहुत शानदार था, जिसमें एक शम्मे फरोजा रखी रहती थी पीछे। कभी ट्राई कीजिएगा अगली बार वो फ्रेम दोबारा आप लेके आए तो, और एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग। हालांकि ये भी अच्छा है इंडिया पीएमएस ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। बट मैं ये कह रहा था कि मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड की, है ना। मैं ये बैकग्राउंड की बात इसलिए कह रहा हूँ, हम जिस बैकग्राउंड में ट्रेड कर रहे हैं मैम इस वक्त, उसमें एक फियर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दैट एआई और उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनियों पर। बहुत से लोग हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपका व्यू क्या मैम, आईटी को आप कैसे ट्रीट कर रही हैं इतने बड़े कोलैप्स के बाद? आई थिंक फरवरी इज वन ऑफ द वर्स्ट मंथ सो फार फॉर इंडियन आईटी। ये एक तो दो चीजें हैं, एक तो फियर ओवरऑल बाजार में भी है, खाली आईटी में नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि इक्विटी एसआईपी फ्लोज नेगेटिव हो गए हैं। मतलब नेगेटिव मीन्स कि ऊपर से जो पीक था वहां से नीचे आ गए हैं, जो मतलब चेंज नेगेटिव हो गया है, आप डिक्लाइन कर गए हैं। तो आप अगर लंबे समय तक किसी भी बाजार में देखें तो ये जो हमेशा आप देखेंगे कि फ्लो जो पीक करते हैं वो हाई के करीब करते हैं और जो नीचे आते हैं वो लो के करीब आते हैं, वो एक इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन है कि आपने देखा होगा कि आजकल टेलीविजन पर भी अधिकतर लोग आके नेगेटिव्स गिनवाते हैं या रिस्क गिनवाते हैं। और तो ये सब जो है ना, ये सब एक्चुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। जिसे कहते हैं कि जब जिस समय आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाजार से निकल जाए, तब वो समय होता है कि जब आपको निवेशित रहना चाहिए। मतलब डेटा के हिसाब से मेरा मेरा व्यू नहीं है, ये रिसर्च स्टडी से मैं बोल रही हूँ कि उसके बाद के पीरियड में रिटर्न औसत से ज्यादा होते हैं। टॉकिंग अबाउट साइकी मैम, आप अभी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रही हैं, बट इसका मतलब क्या है कि दैट सेम अप्लाइज टू निफ्टी आईटी एज वेल? नो, मैं फियर से स्टार्ट कर रही थी, तो एक तो मैंने ओवरऑल कहा। दूसरी बात, आज ही के पेपर में मैं देख रही थी कि मैकेंजी का उनसे इंटरव्यू था। तो मैकेंजी का मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट या उनका जो व्यू है उस पर तो मैं उतना महत्व नहीं देती हूँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनका जो बात हुई है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से अराउंड द वर्ल्ड, सब कोई अपना इसमें स्पेंडिंग बढ़ाने जा रहा है। टेक्नोलॉजी में कोई भी कंपनी ये नहीं कह रही कि हम स्पेंडिंग कम कर देंगे। सबने बोला है कि 6-7% तो कम से कम हम बढ़ाएंगे स्पेंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि जो आप इंडियन आईटी का जहां तक सवाल है, एक बार था Y2K के बाद एकदम धंधा बंद हो जाएगा। फिर जब डिजिटाइजेशन आया, और मैकेंजी के आर्टिकल में भी है कि डिजिटाइजेशन के समय भी ये बात थी कि अब आईटी स्पेंडिंग बहुत कम हो जाएगी, या जब क्लाउड आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होने की आशंका भी मुझे इतनी ज्यादा लगती नहीं। ये जरूर है कि ये जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं आईटी सर्विसेज में, उसमें जरूर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपको कुछ ना कुछ या तो वहीं का वहीं रहेगा या कम होगा वो। पर वैसे अगर आप आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट को देखें तो वो प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर है आईटी सर्विसेज में आज भी। तो वहां से हो सकता है ग्रोथ ना आए, हो सकता है कुछ डिक्लाइन भी हो। तो कुछ समय के लिए आईटी सर्विसेज कंपनी से ज्यादा जो उस चीज के मुझे थोड़ी चिंता है, वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए है, क्योंकि पिछले 25 साल में वो एक बड़ा रोजगार का जरिया रहा है, डायरेक्टली भी, और उसके कारण बहुत कुछ रियल एस्टेट, फूड डिलीवरी, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सबकी नौकरियां रही हैं। तो वो कुछ समय के लिए जरूर प्रश्न चिन्ह वहां लगता है। नैसकॉम का अपना मानना है कि ये एम्प्लॉयमेंट में जे कर्व टाइप होगा, मतलब कुछ समय तक थोड़ा डिक्लाइन होगा और उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ेगा भी। लेकिन आईटी सर्विसेज कंपनीज अपना मॉडल मॉडिफाई करके ये जो टेक्नोलॉजी स्पेंड हो रहा है उसमें अपना
शेयर ले पाएंगी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं लगता कि ये एकदम इंडस्ट्री बंद होने जा रही है या ऐसा कुछ। देवना जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ मैम। आईटी स्पेस पर आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है, बहुत ही इन्वेस्टर्स को हिम्मत मिली होगी, लेकिन मैम जो सवाल ये है कि पिछले 1 साल 18 महीनों से तो कोई रिटर्न दिया नहीं बाजार ने। अब अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने बताया और चिंता वाजिब भी है मैम, लेकिन सवाल यही कि अब इन्वेस्टर्स पैसे कैसे बनाएं इस मार्केट में, कहाँ स्ट्रेंथ है? देखिए, कभी भी आपको ये भागना नहीं चाहिए कि कुछ ना कुछ निकाल के किसी तरह शॉर्ट टर्म में पैसा बनाए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इक्विटी एलोकेशन आपकी वही होनी चाहिए जो पैसा आपको 8-10 साल तक नहीं चाहिए। कि इक्विटी में कभी भी आपका 6 महीने 1 साल के लिए आप नहीं बोल सकते कि कितना रिटर्न आएगा भी या नहीं। बहुत सारे आपके दर्शक राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानते होंगे कि इतना पैसा बनाया, और उनकी जो मैंने उन पे जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें मेरे लिए उसमें एक ही लाइन में सारी किताब का सार था, वो लेखकों को भी शायद नहीं समझ में आया था। वो ये कि उन्होंने कहा कि मैंने काफी पैसा बनाया 89 से 92 तक, 2003 से 2007 तक और 2009 से 2011 तक। तो ये 3 फेज में मैंने खूब पैसा बनाया। बीच में 5-5 साल ऐसे भी थे जब मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया। तो ये इक्विटी मार्केट की फितरत है कि आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको लगेगा अरे अभी तो रिटर्न आया नहीं, अभी मैं गोल्ड में निवेश किया होता 1.5 साल पहले तो वो बेहतर था, 1.5 साल पहले ग्लोबल चले गए होते तो वो बेहतर था। तो वो हमेशा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मार्केट में यही, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि जिस समय आप ये प्रश्न पूछ रहे होते हैं उस समय निवेशित रहना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और जिस समय आपको लगता है कि रिटर्न बनाना बहुत आसान है, जैसा कि 2024 के पहले 8-9 महीने में था, उस समय आप थोड़ा सतर्क होइए और देखिए कि क्या कुछ प्रॉफिट बुक करना है। और ये मैं हाइंडसाइट में नहीं कह रही, मैं तब भी यही बोल रही थी कि थोड़ा सतर्क रहिए, स्पेशली स्मॉल कैप माइक्रो कैप में। पर उस समय लगता है कि पैसा बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो वो दोनों तरह से, एक तरह से आपका जो दिमाग आपको करने को कह रहा है वो गलत सीख होती है। बाजार में ये मैंने पहले भी आंकड़ा दिया होगा आपके चैनल पर भी कि पिछले 40-42 सालों में अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाते हैं तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। और ये जो अच्छे दिन, मतलब कि जो बहुत ही शार्प अप मूव वाले दिन आते हैं, वो ऐसे ही डर और एंजाइटी के माहौल में आते हैं। वो जब तेजी में नहीं आते, उतनी तेजी से मार्केट नहीं चलता है बुल मार्केट में। मैडम, आप कसम ईश्वर की, आप ही की ये बात याद आती है 10 दिन वाली, इसीलिए हर महीने की एमएफ की किश्त कटती है। ऐसी जिंदगी कटती है आजकल। अच्छा मैम, बाजार आपको टेस्ट करता है, मैं कहूँ थोड़ा वही बोलेगा, फ्रस्ट्रेट करता है कि अरे कुछ बना नहीं, अब क्या करें। और पिछले साल तो इंडेक्स तो पूरा जितना दुख दर्द है पोर्टफोलियो में वो पूरी तरह कैप्चर भी नहीं करता। पिछले साल तो इंडेक्स तो अप थे पर औसत स्टॉक डाउन था। 40% स्टॉक तो 10% से ज्यादा डाउन थे, जबकि सारे इंडेक्स आपको, मतलब निफ्टी, BSE 500 वगैरह सब अप थे। तो और अभी भी काफी जनवरी फरवरी में भी आप देखें तो काफी स्टॉक्स डाउन है। आपकी बात तो मुझे पूरा यकीन है मैम। असल में हम भी उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने वो 2008 का दौर देखा है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, धनतेरस का दिन था और निफ्टी का लो, मतलब अगेंस्ट हाई था हमारा 6365 का, है ना, जनवरी 2008 का। और धनतेरस से ठीक पहले जो लो लगा था 2253 का। और उसके बाद साइकिल रिवर्स हुई, हमने कितनी बड़ी कोलैप्स देखी PSU बैंक्स में मैम। फिर वो रीबिल्ड हुए। एक ज़माने में हेडलाइंस होती थी PNB का ग्रॉस NPA 12-12.5%, तो वो और भी देखा हमने, सब रिवर्सल आया। बट मैम, अब फ्रेंकली स्पीकिंग, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने PMS में पोस्ट अर्निंग सीजन क्या क्या खरीदा है, क्या क्या एक्यूमुलेट किया है इस वक्त? अभी हम लोग एक बार रीबैलेंस के बीच में है, अभी पूरी तरह वो किया नहीं है। तो अभी तो हमारा वही है कि जो पिछले 2 साल से हम ऑटो कंपोनेंट्स और बाद में ऑटोज में भी कुछ हद तक ओवरवेट हो गए, और फार्मा हेल्थ केयर में भी 2 साल से ओवरवेट है। तो 2024-25 में ऑटो कंपोनेंट और ऑटोज ने तो अच्छा किया। 25 में फार्मा ने उतना अच्छा नहीं किया, अब बेहतर कर रहा है फार्मा।
धीरे धीरे करके थोड़ा एफएमसीजी में भी ओवरवेट की तरफ है, आईटी में मार्केट वेट तो स्लाइटली थोड़ा सा ओवरवेट हो सकता है, हो मुझे ठीक आंकड़ा याद नहीं है। और बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, पर बैंकिंग में अब ज्यादा होल्ड करते हैं, जितना हम यूजुअली होल्ड करते हैं उससे ज्यादा है। अभी पिछले साल भर में पहले पीएसयू बैंक बढ़ाए थे 2025 के शुरू में, बाद में थोड़े और बैंक्स भी, तो ये लगभग होगा। बाकी तो स्टॉक पिक्स हैं कैपिटल गुड्स में, केमिकल्स वगैरह में। ओके, ठीक है मैम, ये तो बात होगी कुछ सेक्टर की, लेकिन जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस है, न्यू एज टेक स्पेस, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? इटर्नल, स्विगी, नाइका, ये सारे स्पेसेस पर मैम। अभी हमारा वहां पर निवेश है नहीं, और मैं बहुत सतर्क रहती हूँ नए बिजनेसेस के लिए। और जब जिस समय ये 2021 में अधिकतर ये आईपीओज आए थे पहली बार, जो पहला, और उस समय भी मैंने यही कहा था कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एकदम घुस जाइए। और आप देखिए तो बहुत सारे उसमें से जो कंपनीज हैं उनका जो पीक फाइनेंशियल्स था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा मार्जिन, या सबसे कम लॉसेस, जिस भी तरह से आप देखें, वो सब आईपीओ के पहले आता है। तो आईपीओ के पहले आप अपना सारा जोर लगा देते हैं अच्छे से अच्छे नंबर दिखाने के लिए। और ये तो जो आपने नाम लिए उसमें भी कईयों के लिए तो ये होल्ड करता है। तो हमेशा एक तो निवेशकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगले कई साल तक कौन सी थीम चलेगी और उसमें हम निवेश करें। इस पर ही आज मैंने आर्टिकल भी लिखा है अपने कॉलम मिंट में, कि हमेशा लोग पूछते हैं कि अरे मल्टी ईयर थीम क्या है, और जिनसे आज जो एक्सपर्ट आपको बहुत कॉन्फिडेंटली इस बारे में बताते हैं वो भूल जाते हैं उन्होंने पहले क्या बताया। तो आप कुछ साल पहले जाइए तो ईएसजी का बोलबाला था कि ईएसजी से अच्छी तो मल्टी ईयर थीम कुछ है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको उसमें इन्वेस्ट करना होगा, तभी तो सब चेंजेस हो पाएंगे। सारी कंपनीज कार्बन टारगेट्स दे रही थी, अब वो सब बातें भूल गई। लिटरली हजारों ईएसजी फंड पूरी दुनिया में या तो बंद हो गए हैं या उनका नाम बदल दिया है। तो ये तो होता है कि जो मल्टी ईयर थीम है और ये चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम रहता। तो उस समय फंसिए मत, सोच समझ कर निवेश करिए जहां आपको पूरी तरह से चीजें मालूम है और कुछ भविष्य के बारे में भी कुछ हद तक तो स्पष्ट है चीजें। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे अपने पीएमएस की प्लेसमेंट पे चर्चा की आपने। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एंड हैव अ नाइस डे। चलिए अब एक काम करते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ इस बीच इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, आई होप आपने भी इस चर्चा का कुछ अंश सुना हो, देवीना जी के साथ बात हो रही थी। बट सुदीप जी, पिछले इस पूरे फरवरी में मेरे ख्याल से आपको ग्रिप कर रखा था निफ्टी के आईटी के कोलैप्स के फियर ने, है ना? क्या धीरे धीरे अब वर्स्ट प्राइस पे है, यहाँ से और कितना डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अभी निफ्टी आईटी में? देखिए वीरू जी, ये एक क्षेत्र है जहां पे बहुत रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, और पिछले जब कोई भी पहले जो डिसरप्शन होता था, वहां पे स्पीड ऑफ डिसरप्शन और अब का स्पीड ऑफ डिसरप्शन में बहुत अंतर है। अब जो नया वर्जन आ रहा है, कोई जो प्रोडक्ट का नए वर्जन आ रहे हैं, वो हफ्ते भर में 15 दिन में आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा एंथ्रोपिक के नए जो वर्जन आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि AI इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूअर वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो मैं तो मानता हूं कि इस क्षेत्र में अभी हम लोग सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं और भी बहुत डिसरप्शन बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज खत्म हो गए हैं या उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पर अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे ये कहना कि करेक्शन खत्म हो गया है, इसके आगे रिकवरी है, मैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाऊंगा। और मुझे लगता है दुनिया भर में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जिसको एग्जैक्टली मालूम है कि कैसे फ्यूचर प्रोग्रेस होगा। ये आप एंथ्रोपिक जो टीम है उसको ले लीजिए, या चैट जीपीटी वालों को ले लीजिए, या किसी भी दिग्गज AI कंपनीज के एक्सपर्ट्स को ले लीजिए। आई डोंट थिंक दे इवन नो कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, 6 मंथ्स डाउन द लाइन क्या होने वाला है। इस माहौल में टू टेक ए कॉल ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, आई वुड रिफ्रेन। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अभी भी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, उस पर ध्यान दीजिए। आईटी क्षेत्र को वेट एंड वॉच मोड पे रखिए। ठीक है,
फ्यूचर तो ब्लीक नज़र आ ही रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट से जो बातें हो रही है यही साफ निकल कर आ रहा है। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर आईटी का दरवाज़ा बंद करे कुछ दिनों के लिए तो कौन से स्पेसेस की खिड़की खोले सर, कहाँ स्ट्रेंथ है? पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम को, फिर वापस कर रहा हूँ। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वाज ए कंप्लीटली बॉम्ब्ड आउट सेक्टर। पिछले 2 साल से नतीजे खराब थे, बहुत जबरदस्त दबाव था और वहां पे वेरी क्लियरली ग्रीन शूट्स विजिबल है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। साथ में चाइना प्लस वन जो लॉजिक से ये सेक्टर चलना चालू हुआ था वो लॉजिक रिमेन स्ट्रॉन्ग। यूएस टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी कुछ हद तक मैं कहूंगा वोलेटिलिटी है, पर कुछ हद तक उसमें सर्टेनिटी आया है और इस सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ प्रोडक्ट गेट्स एक्सपोर्टेड टू यूएस एंड यूरोप। तो मुझे लगता है ओवरऑल इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए और इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी मैं जिक्र करना चाहूंगा यूपीएल का। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है। मुझे लगता है ये रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए और भी फोकस्ड वे पे ये काम कर पाएंगे और क्लैरिटी आएगा स्ट्रक्चर में। मुझे लगता है यहाँ पे यूपीएल में खरीदारी जरूर करना चाहिए थोड़ा लंबे समय के लिए। इसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे दिग्गज कंपनीज हैं इसी क्षेत्र में जहां पे मुझे लगता है अभी भी साल भर के लिए खरीदारी करना सही होगा निवेशक के लिए। ओके तो सुदीप जी का ये नज़रिया हो गया। एक तो केमिकल स्पेस अच्छा कर भी रहे हैं आज के सत्र में स्पेशली, और यूपीएल की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो वहाँ पर डेंट पड़ा था अब सुधरता हुआ, तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो अच्छा लग रहा है स्पेस। सुदीप जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय बताने के लिए आईटी स्पेस को लेकर, साथ ही किस स्पेस में अभी थोड़ा निवेशित रहे वो भी समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एआई का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है और वे एक तरह के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 2700 कर्मचारियों वाली कंपनी एंथ्रोपिक किस तरह दुनिया भर के आईटी सेक्टर को चैलेंज कर रही है और एआई का विस्तार इकोनॉमी के सामने किस तरह की चुनौती खड़ा कर रहा है, इस मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा से खास बातचीत की। और क्या बात हुई, आइए उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। एंथ्रोपिक का वर्ल्ड वाइड 2700 एम्प्लॉयज़ में आज की डेट में वो पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्री से बड़ी है जी। एंथ्रोपिक में 2700 लोग हैं, 380 बिलियन के वैल्यू है आज के दिन। एंथ्रोपिक की अकेले वैल्यू सारी आईटी सर्विसेज इंडिया की कंबाइंड से ज़्यादा हो गई है भाई। इस साल उनकी रेवेन्यू 14 बिलियन होगी। 2 साल में जो चूंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने प्रोजेक्शंस कुछ देखे हैं, 50 से 60 बिलियन का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। 2700 लोग हैं, ये सत्य है। ठीक है। वो जो मैंने काला बिंदु बनाया कि वेल्थ भी इतना डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आप देखो ना, दुनिया की जो फैंग कंपनियां हैं 13 से 14 ट्रिलियन मार्केट कैप है सिर्फ वो फैंग कंपनियों का। इट इज मोर देन 4 इंडियाज। हम 140 करोड़ लोग हैं। कंपैरिजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है दुनिया का कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब लाल बॉक्स हमने ऑटोमेट किया था, हमने जब मशीनें बनाई थी, हमने गाड़ियाँ बनाई थी, डेमोक्रेटिक था। गाड़ियाँ अमेरिका में बनती थी, यूरोप में भी बनती थी, जर्मनी में बनती थी, जापान में भी बनती थी, कोरिया में बनती थी, राइट। फिजिकल मशीन वॉज डेमोक्रेटिक। सॉफ्टवेयर जब ब्लू ऑटोमेट हुआ, सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है। सैप्स SAP जर्मनी की कंपनी है, राइट। स्पॉटिफाई स्वीडिश की कंपनी है, डेमोक्रेटिक था। एआई में क्या हो रहा है, 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया का एआई बना रही हैं। 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह। राइट। सो एआई इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज कैपिटल इतनी ज्यादा चाहिए। $38,000 का एक जीपीयू है एनवीडिया का, आपको 50 जीपीयू चाहिए। सो 150 से 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक ढंग का एआई का मॉडल लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। सो दिस बिकम्स, वो नैतिकता के रिस्क हो जाती है। एक खास इंटरव्यू, एआई खतरा या मौका, अजय शर्मा जी के साथ ही खास बातचीत सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर सिंगल की 12:57 पे देखिए। और इसे कहते हैं ना, फाइट फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, अस्तित्व की लड़ाई।
ये रही बात अस्तित्व की लड़ाई की, और संघर्ष जारी है निफ्टी बैंक का। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी अभी भी लोएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास, इट्स 25535। संभलेगा या फिर नहीं? और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर श्रेया और कंचन के साथ छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।